नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हाइड्रोजन। काफी लंबे समय से आप इसके बारे में अक्सर सुनते आ रहे होंगे कि अगर हमें यहाँ पर कंप्लीट ग्रीन एनर्जी चाहिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है, अगर हम हाइड्रोजन को अपने कार्स में इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई भी यहाँ पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है। ऑलमोस्ट नेट जीरो आप कह सकते हो कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो इसकी वजह से क्लीन हो सकता है। तो यहाँ पर भारत ने, आपने रिसेंटली सुना होगा बजट के समय, नेशनल हाइड्रोजन मिशन इसको स्टार्ट किया है। तो भारत इसको लेकर कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत की प्लानिंग क्या है, क्योंकि अभी ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता है। तो हर एक चीज को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आईक्यू है प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, हुआ क्या है, आखिरकार हम यहां पर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो याद होगा आपको, ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो भारत क्या है, हर एक चीज के मामले में, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करिए, अगर आप बाकी के विश्व भर में देखेंगे, चाहे यूरोप का देश हो, अमेरिका हो, वहां पर आप देखिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम इस मामले में पीछे हैं। लेकिन यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भारत ये जो हाइड्रोजन का यूसेज है उस मामले में यहां पर आगे से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि 4 महीने पहले की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने अनाउंस किया है कि वो $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा हाइड्रोजन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। और उसके 4 महीने के बाद आप देख सकते हो भारत ने अनाउंस कर दिया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इसके तहत क्या होगा कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको एक ड्राफ्ट दिया जाएगा। सरकार एक ड्राफ्ट निकालने वाली है अगले 2 या 3 मैक्सिमम महीने में ये आ जाएगा। इस ड्राफ्ट के थ्रू पूरा रोड मैप बताया जाएगा कि जो हाइड्रोजन जो एनर्जी है उसका हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, भारत के अंदर इसके ऊपर क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, हम किस तरह से आगे आने वाले समय में जो हाइड्रोजन है उसका मैक्सिमम यूज ला सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अल्टीमेटली जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्टील हो गया, केमिकल हो गया, इस तरह के सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका यूजेज है वो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और कहते हैं कि 21st सेंचुरी चल रहा है, इसमें यहां पर हमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अपने टेंपरेचर को नहीं बढ़ने देना है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का आपने सुना होगा। तो यहां पर 1/3 जो ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसका एमिशन आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आता है। तो अगर सोच के देखिए, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ही बड़ा बदलाव करते हैं और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहां पर देखा जाएगा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो पायलट प्रोजेक्ट्स के नाम पर कुछ चीजें स्टार्ट हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूं। अक्टूबर के महीने में पिछले साल दिल्ली ने अनाउंस किया था कि वो देश का पहला शहर बनने जा रहा है जिसने जो बसेस हैं उसके अंदर हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में आप नहीं कर सकते हो, जो प्रॉपर हाइड्रोजन है उसका डायरेक्टली अभी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस भी होता है। यहां पर हम सीएनजी जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन को मिक्स करके किया जाएगा और बताया जा रहा है इसको HCNG, हाइड्रोजन स्पाइक्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें 18% जो है हाइड्रोजन की मात्रा होगी सीएनजी के अंदर। इसका एक तरह से आप कह सकते हो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है दिल्ली के अंदर, कई सारे बसों में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा NTPC में आपको बता दूं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, इसके तहत उन्होंने कहा है कि एक पायलट रन करेंगे जिसके तहत 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बसेस ले और दिल्ली में यहां पर चलाया जाएगा। इसके अलावा इवन जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उन्होंने कहा है कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है फरीदाबाद में, यहां पर हम एक डेडिकेटेड यूनिट सेट करेंगे ताकि हाइड्रोजन का यहां पर प्रोडक्शन किया जाए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो हाइड्रोजन होता है वो इतना आसान नहीं होता है, मतलब कि उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अबंडेंट में है हमारे जो पूरा एलिमेंट की अगर हम बात करें, लेकिन उसको हमें कहीं से एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो अकेले फॉर्म में नहीं पाया जाता। जैसे वाटर आपने सुना होगा तो H2O, तो यहां पर उसमें हाइड्रोजन का आइटम्स होते हैं, वो हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। यहां पर आप देख सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने भी पिछले साल यहां पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अंदर अमेंडमेंट किया, चेंजेस किया, ताकि यहां पर जितने भी
फ्रेमवर्क है, रूल्स एंड रेगुलेशन है हाइड्रोजन से रिलेटेड, उसको यहां पर लाया जा सके। तो भारत के अंदर भी कुछ कुछ पैमाने पर आप कह सकते हो कि ऑलरेडी इसको लेकर काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी बड़ा काम बाकी है जो कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत किया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये हाइड्रोजन ही क्यों, एक सवाल आना चाहिए कि हाइड्रोजन ही क्यों, ऐसा क्या खास बात है। तो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसकी पूरी लंबी हिस्ट्री रही है। ऑल्दो ये 1870s के बाद में ही इसकी बात में स्टार्ट हो गया था, कुछ फिक्शंस मूवीज भी आने लगी थी, लेकिन 1937 में एक व्याख्या हुआ था, आप देख सकते हो कि जर्मन पैसेंजर एयरक्राफ्ट था एक, जिसका नाम था हिंडनबर्ग। ये बेसिकली फ्लाई कर रहा था अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके, मतलब जर्मनी से ये बेसिकली अमेरिका की तरफ जा रहा था। तो ये पहुंच तो गया था हाइड्रोजन की मदद से, 1937 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही वो न्यू जर्सी पहुंचा और अपने आप को डॉक करने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही वो ब्लास्ट कर गया, जिसमें 36 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा जो हाइड्रोजन है उसको हमें बहुत ही सावधानी से यूज करना पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने, आप देख सकते हो, जो नासा का मिशन था अपोलो मिशन, 1960s में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की काफी हद तक मदद ली गई थी। इसके आगे चलकर क्या होता है, 1970s में आपको याद होगा ऑयल प्राइस शॉक होता है, जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है मिडिल ईस्ट के अंदर। इसकी वजह से फाइनली यहां पर कहीं ना कहीं लोगों को लगने लग गया कि हमें हाइड्रोजन की भी पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल हैं, उसके ऊपर हम बहुत समय तक डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो उस समय यहां पर इसको काफी सीरियसली कंसीडर करने लग गए थे। इसके अलावा भी जो कार मेकर्स हैं, 3 कार मेकर्स हैं, जापान का जो होंडा है, टोयोटा है, साउथ कोरिया का जो हुंडई है, इन्होंने तो यहां पर एक छोटे से लेवल पर, लिमिटेड स्केल पर आप कह सकते हैं कि जो कमर्शियलाइजेशन है इस हाइड्रोजन के टेक्नोलॉजी का, उसको लाना स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन इसलिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी कह रहा था कि जो हाइड्रोजन है, इट इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट आपको नेचर में मिलेगा, लेकिन ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। जैसे फ्रीली आपको कहीं पर हाइड्रोजन रखा हुआ नहीं मिला है कि आप उसको तुरंत ले सकते हो। यहां पर हमें क्या होता है कि एक्सट्रैक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे कि H2O मैंने बताया, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो उसके अंदर से हमें हाइड्रोजन निकालना होता है। और अब आप खुद सोच के देखो, अगर हमें उसमें से हाइड्रोजन निकालना है तो फिर अगेन उसके लिए एनर्जी की नीड चाहिए होगी। अगर वाटर रखा हुआ है, उसमें से हाइड्रोजन निकालना है तो हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा ना, ताकि हम उस प्रोसेस को अपना सकें। तो अगेन जो प्रोसेस है वो भी क्लीन होना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर अगर हम कलर की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम कलर टैब्स से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन को हम फॉसिल फ्यूल से निकाल रहे हैं, कहीं से जो आपका अर्थ के क्रस्ट में कहीं से अगर हम उससे निकाल रहे हैं, तो उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, जो कि बल्क में होता है हाइड्रोजन, जिसको आप कह सकते हो। इसके अलावा एक और ब्लू हाइड्रोजन होता है, लेकिन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? वो हाइड्रोजन आप निकालते हो रिन्यूएबल पावर की मदद से, मतलब कि आप हाइड्रोजन इस तरह से निकालो ताकि पोल्यूशन ना हो। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन निकालने में ही यहां पर अगर आप ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दोगे, अगर मतलब सपोज मैं कहता हूं वाटर से हमें हाइड्रोजन निकालना है, तो निकालते समय जो इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कोल पावर प्लांट से बन के आई है। तो उसका फायदा क्या है? अल्टीमेटली आप पोल्यूशन तो एनवायरमेंट में कर ही रहे हो, कार्बन फुटप्रिंट तो हो ही रहा है। तो यहां पर अगर हम रिन्यूएबल पावर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। आई होप कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में भी हम इसको अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं केस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल्स। यहां पर आपको कोई भी कार्बन फुटप्रिंट ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे आयरन एंड स्टील हो गया, केमिकल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, इन सब से जितना भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट होता था, उससे हम बच सकते हैं और अपने एनवायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। दूसरा यहां पर एक काफी बड़ा मदद हो सकता है, वो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। आपने देखा होगा कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे होते हैं जिनको हम ग्रिड के थ्रू यहां पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उस रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से क्या कर सकते हैं, हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने में। जो हाइड्रोजन हम बनाएंगे, जो लेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करने में उस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हम बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ये इसके कई सारे फायदे होते हैं। और जो भारत सरकार का यहां पर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, वो बेसिकली आप कह सकते हो इसी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर
फोकस करता है। इनफैक्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो बात करते हैं, लेकिन अगेन यहां पर भी आपको समझना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से भी कार्बन फुटप्रिंट होता है बड़ी मात्रा में। क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको क्या चाहिए? चार्जिंग चाहिए। जब आप चार्जिंग कर रहे हो तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी आप ले रहे हो, और स्पेशली भारत जैसे देश के अंदर जहां पर थर्मल पावर प्लांट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट से क्या हो रहा है? अगेन उससे कार्बन फुटप्रिंट तो हो रहा है, उसके ग्रीन हाउस गैस तो निकल ही रहे हैं, कोयले से आप बना रहे हो, तो उसी का तो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो। तो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम चलाते हैं उसका भी अगेन कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। तो यहां पर भी आप एक तरह से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से भी कहीं ना कहीं जो बेनिफिट्स है वो हमें कम होता है, और हाइड्रोजन से हम ये बेनिफिट को ज्यादा उठा सकते हैं। इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की अगर मैं आपको राय बताऊं तो उनका यह कहना है कि जो हाइड्रोजन व्हीकल्स हैं उसका हमें स्पेसिफिकली कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए? जो लंबे रूट्स के लिए जो ट्रक चलती हैं, इसके अलावा यहां पर जो शिपिंग हो गया, जो शिप्स वगैरह होते हैं ओशियंस में जाते हैं, इसके अलावा जो एयर ट्रैवल हो गया, मतलब दूर डिस्टेंस के ये जो जितने आपके व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो उससे हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, एक तरह से आप कह सकते हो, इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। अब आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझना है। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे आपने सीएनजी देखा होगा, सीएनजी के कार में आपने देखा होगा सीएनजी फिटेड होता है और उसके थ्रू हम यहां पर अपनी कार को चला सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस में आप इसको नहीं कर सकते हो। हाइड्रोजन से डायरेक्टली आप अपने कार को नहीं चला सकते हो, आपको प्रॉपर उसके अंदर मैकेनिज्म होना चाहिए, और वो मैकेनिज्म है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो ये वर्क कैसे करता है? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन को बेसिकली हमें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। उस केमिकल एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने की जरूरत है। इलेक्ट्रिकल से क्या होगा? फिर वो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक तरह से हमारा सोर्स बन जाएगा गाड़ी को चलाने में। तो हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो एक तरह से सोर्स का काम करता है, वो एनर्जी नहीं है अपने आप में। तो बेसिकली ये जो फ्यूल सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ये क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन वगैरह तो फ्रीली अवेलेबल होता है हमारे, तो उसकी मदद से कहीं ना कहीं उसको वो जो है वो कन्वर्ट कर देगा। और मोस्ट कॉमनली आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल। जितने भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को कंबाइन करके आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से जो मोटर है वो रन किया जाता है, और मोटर रन करने की वजह से आप कह सकते हो गाड़ी चल सकती है। तो आप यहां पर देखो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन टैंक आप देख रहे हो, ये क्रायोजेनिक तरीके से, क्रायोजेनिक आई एम श्योर आपने स्पेस वाले जो मिशन होते हैं उसमें सुना होगा, तो इसको प्रेशराइज्ड फॉर्म में यहां पर रखा जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसकी सप्लाई आ रही है, और फ्यूल सेल का ये जो पूरा बॉक्स है उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म काम करता है। यहां पर एक कैटलिस्ट होता है, मोस्टली यहां पर प्लैटिनम का यूज किया जाता है, एयर लिया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, फिर वो क्या करता है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक जो मोटर लगा हुआ है वो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपकी गाड़ी रन करने लगेगी। ये मैकेनिज्म होता है, और इसका जो आउटपुट है वो आपका वाटर और हीट के फॉर्म में निकलता है। मतलब कि यहां पर जो ग्रीन हाउस गैस है वो नहीं निकलता है, वो आप कह सकते हो, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट फ्यूल बोला जाता है हाइड्रोजन को। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के मुकाबले आप देखोगे जो हाइड्रोजन है वो 2 से 3 गुना और ज्यादा एफिशिएंट होता है, आपकी गाड़ी और ज्यादा तेज चलेगी, लेट मी टेल यू। तो ये कई सारे फायदे होते हैं। प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, तो लास्ट में जल्दी से एक थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको सबसे पहले बयान बताना चाहता हूं इलॉन मस्क का। उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है? एक शब्द दिया है, माइंड बॉगलिंग स्टूपिड आइडिया। उनका कहना है कि ये स्टूपिड आइडिया एक तरह से, क्योंकि इसको एक्चुअल यूज में लाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। क्योंकि उनका यह कहना है, आप देख सकते हो ग्लोबली अगर आप देखो तो टोटल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन व्हीकल्स आपको एक तरह से देखने को मिलेंगे, इनकी संख्या मुश्किल से 25,000 के आसपास है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें 2020 के एंड तक, इसकी संख्या 8 मिलियन के आसपास थी, मतलब कि 80 लाख के आसपास आप कह सकते हैं पूरे विश्व भर में। यहां पर एक और सबसे बड़ा दिक्कत है, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसे कि पेट्रोल डीजल भराने हम जाते हैं, वैसे ही हमें हाइड्रोजन फिल करने भी जाना होगा फ्यूल स्टेशन, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वो अपने आप में एक सबसे बड़ी दिक्कत है। पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 500 ऐसी जगह हैं जहां पर हाइड्रोजन स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर यूरोप में है, उसके बाद जापान और साउथ कोरिया में आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट यहां पर सेफ्टी का भी थोड़ा सा कंसर्न रहता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसको प्रेशराइज्ड फॉर्म में रखा जाता है गाड़ी में ही, क्रायोजेनिक टैंक के अंदर, और इसके अंदर स्टोर किया जाता है। तो कुछ हादसा शायद हो सकता है, लेकिन यहां पर
जो Hyundai और Toyota है उनका ये कहना है कि सेफ्टी और रिलायबिलिटी के मामले में जिस तरह से सीएनजी इंजन्स हैं कुछ वैसा ही हम कह सकते हैं। सीएनजी सभी लोग चलाते हैं आज के डेट में, तो इतना बड़ा भी इशू नहीं होगा, लेकिन स्टिल थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन के मामले में अभी भी थोड़ा सा डर रहता है। और यहां पर सबसे बड़ा एक और चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी को और तेजी से अपस्केल करना, लोअर कॉस्ट करना। और लोअर कॉस्ट कब होगा? जब ज्यादा लोग खरीदेंगे। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, पहले सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलता था बहुत हाई कॉस्ट होता था, लेकिन जैसे इसका स्केल अप हो गया, बड़ा हो गया, सेम उसी प्रकार से यहां पर भी कॉस्ट नीचे आ सकती है। और भारत जो है इसी मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, आप कह सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों गाड़ी का, हाइड्रोजन का, क्या चीजें हैं। और अगले 1-2 महीने में जैसा मैंने बताया भारत सरकार यहां पर एक ड्राफ्ट जारी कर देगी। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये वीडियो। आई थॉट कि आपको इसके बारे में ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बताऊं। आई होप कि यहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन जाने से पहले यहां पर आपको बताना है कि हाइड्रोजन इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यहां पर 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हमेशा की तरह आपको पता है, मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।